बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। देखिए, अवतल दर्पण में सबसे पहले आपको सूत्र के निगमन में बताने के लिए आपको ये चीज बताया गया कि अवतल दर्पण होता कैसे है। साइज आपके सामने रखी गई है। जो दर्पण बीच में दबा और किनारे किनारे उभरा हुआ होता है उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। निगमन में इसके सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। इसके ध्रुव देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव P से कुछ दूरी पर, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम क्या है, AB। ठीक, एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम क्या बताया गया, AB। AB नामक एक वस्तु रखी है, इसका नामिनेशन भी दे दीजिए यहाँ पे। और आप जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों से दो फोकस निकलते हैं, एक नीचे की दिशा में होता है और एक ऊपर की दिशा में। जैसे यहाँ देखिए, ये आपकी आंख है, किसी वस्तु को आपको देखना है अगर, तो आप देखेंगे आपकी पुतली के सामने से एक फोकस यहाँ आएगा, एक फोकस यहाँ आएगा। मान रहे हो बात को कि नहीं, ठीक ना? दो फोकस निकलते हैं। इसी प्रकार से इस वस्तु से दर्पण पर कितना फोकस टकराएगा, दो फोकस, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला फोकस परावर्तन होकर के वापस लौटेगा, और आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब अगर वस्तु AB रखी है तो प्रतिबिंब ऐसे बनना चाहिए, ठीक है ना? इसी का उल्टा बनेगा। अगर यहाँ AB है तो AB ये होगा। लेकिन अगर दोनों का सेम नाम रखा जाएगा तो अभी हल करने में थोड़ा सा समस्या आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी पहचान के लिए इन्हें डैश बना देते हैं और इसका नामकरण कर दीजिए। यहाँ क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है भाई, और ध्यान दीजिए, दर्पण से वस्तु AB के बराबर दर्पण पर एक लंब डाला गया है जिसे यम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा, यम के द्वारा। यह लंब है जो कि वस्तु AB के बराबर है। अगला स्टेप है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को यहाँ C से दिखाया गया है, फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, और दर्पण का ध्रुव ऑलरेडी आपका P से व्यक्त किया गया है। यही इतना आपका प्रतिबिंब है जो निगमन में काम कराना है। आप लोगों को ये चित्र समझ में आ गया है, चित्र समझ में आया है। इसके बाद सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, हमने जैसे जैसे चित्र पर कार्य किया है बनाने के लिए उसी तरीके से आगे हिंदी में लिखना भी होगा। कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लिख नहीं रहे, केवल बोल दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम हमने क्या लिया था, एक अवतल दर्पण लिया था, और अवतल दर्पण के ध्रुव P से कुछ दूरी पर एक AB नामक वस्तु रखी हुई थी। उसके बाद वस्तु AB से फोकस दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अवसरित हुआ वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना, जिसे A' B' के द्वारा प्रदर्शित किया गया। दर्पण के वक्रता केंद्र को C से फोकस दूरी को F से प्रदर्शित किया है, और वस्तु AB के बराबर एक लंब डाला है जिसे यमन से प्रदर्शित किया गया है। यहीं से पॉइंट स्टार्ट होगा। अतः वस्तु AB बराबर MN, ठीक, क्योंकि लंब जो डाला गया हो वस्तु AB के बराबर ही है। अगला स्टेप ध्यान दीजिए, हम चलते हैं त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज A', B' में। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा किस किस त्रिभुज का वर्णन किया गया है। त्रिभुज ABC यहाँ पे बना हुआ है, और त्रिभुज A' B' आपका ये वाला है। ठीक, इसमें देखिए, आप लोग सर्वांग समता का नियम जानते हैं ना, त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होता है, वही वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। AB ये A' B' के बराबर होगा, और BC B' C के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये बराबर होंगे कैसे,
क्योंकि आप जानते हो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। अब इसमें समकोण त्रिभुज के कोण वाली भुजाएं, एक ये लंब है, एक इसका लंब बराबर हुआ, एक इसका आधार बराबर कर दिए, एक इसका आधार बराबर किए। अब बात समझ में आई कहां से बराबर हुआ था। चलिए यहाँ पर दोनों पे आप लिखेंगे प्रूफ के लिए क्या है, ये भुजा है। आगे देखिए एक कोण दिखा दीजिए, कोण ACB बराबर कोण A'CB। यहां पर लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसके बारे में तो अभी यहाँ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि निगमन हो रहा है। फिलहाल इतना जान लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उनसे बने हुए शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वहीं से आया हुआ है एक कोण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एस एक कंडीशन लागू हुई जिससे आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज A'B'C। ठीक, अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो आगे आपको पता है समरूप त्रिभुज का नियम लगाना होगा। समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है, समरूप त्रिभुज का नियम मालूम है आप लोगों को? बोलिए भाई, मालूम है ना? चलिए देखिए समरूप त्रिभुज का नियम यह होता है कि पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या है, AB अपान दूसरे त्रिभुज का लंब A'B बराबर पहले त्रिभुज का आधार है BC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार है। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, सेम यही वर्क आप घुमाइए अब त्रिभुज MNF में और A'B'F में। एकदम जस्ट प्रक्रिया यही होनी चाहिए। चलते हैं, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A'B'F में दोनों फिगर देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर AB बराबर A'B' किया था वैसे यहाँ पर MN बराबर A'B' दिखाया जाएगा। MN बराबर A'B', अगला ये FN बराबर B'C नहीं B'C। और एक कोण दिखा दीजिए, कोण MFN बराबर कोण A'FB'। ये भी आपका SSA कंडीशन से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। वही प्रूफ यहाँ पे भी दिया जाएगा, भुजा है, कोण है और त्रिभुज MNF सर्वांगसम हो गया त्रिभुज A'B'F के। आगे देखिए, हाँ फिर आप समरूप त्रिभुज का नियम लागू कीजिए। समरूप त्रिभुज का नियम जैसे हमने उस क्वेश्चन में इस समीकरण के लिए यहाँ बनाया था, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, वही तरीके से यहाँ पे बना लीजिए। MN बटे A'B' बराबर FN बटे B'F। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। तो ध्यान दीजिए, इधर आपको इस समीकरण तक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद आपको चलना है कहाँ पे, जो FN का मान आया हुआ है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब दर्पण इतना बड़े आकार में बना हुआ था तो इनके बीच की दूरी देखिए बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। अगर निश्चित है इस दर्पण का आकार अगर हम और छोटा कर दें तो जो ये दूरी आपको दिखाई दे रही है लंब वाली, ये और छोटी होती चली जाएगी। यानी जैसे जैसे हम दर्पण की साइज को घटाते जाएंगे वैसे वैसे इसका आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब FN का मान कहाँ पहुंच जाएगा, FP के आसपास में। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए थोड़ा सा पॉइंट, यदि
दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो FP FN के बराबर हो जाएगा। क्लियर? जो FN है आपका ये वाला पॉइंट वो FP के बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है, MN बटे A डैश B डैश बराबर यही FN के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, FP लिख देना है। बाकी पूरा वही लिखा रहेगा। आपका समीकरण नंबर 3 होगा। समझ में आई बात? इतना वर्क कर दीजिए। इसके पहले वाला मैटर सबको समझ में आ गया था ना विद्वत? कोई दिक्कत तो नहीं थी? चलिए, ये तीसरा समीकरण बन गया। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 3 और 1 की तुलना कीजिए। अगर हम इस AB के स्थान पर, चूंकि हमें पता है कि वस्तु AB जो है MN के बराबर है, अगर हम AB के स्थान पर क्या रख दें, MN, तो यहाँ देखिए MN अपान A डैश B डैश, MN अपान A डैश B डैश दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझे नहीं? यहाँ पे ना रख करके आप यहाँ पर भी रख सकते हो। केवल MN के स्थान पर क्या रखोगे, AB रखोगे। अगर यहाँ पे रखोगे तो AB के स्थान पे MN रखना होगा, यहाँ पे रखोगे तो AB लगाना होगा। दोनों जगह पे चाहे जहां आप चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में MN के स्थान पर क्या लिख देते हैं, AB लिख दीजिएगा। चूंकि MN बराबर AB, अतः AB अपान A डैश B डैश बराबर FP अपान B डैश F। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 4 और समीकरण 1 की तुलना कराने पर, समीकरण 4 हुआ 1 की तुलना में आपको क्या देखना है, चल समीकरण 4 और समीकरण 1 की तुलना करने पर, अब तुलना कैसे होती है मालूम है आप लोगों को? तुलना कैसे किया जाता है नहीं पता? चलिए देखिए, तुलना मीन्स ये होता है कि हम दोनों समीकरण, जो समीकरण यहाँ नाम दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, जो पद बराबर होते हैं बेटा उसको छोड़ दिया जाता है। जो पद बराबर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो जो पद बचता है तो उसे तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में क्या बच रहा है, BC अपान B डैश C। समीकरण 1 में जब AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, BC अपान B डैश, यही तो बचा हुआ है ना, उसको नोट कर दीजिए। BC अपान B डैश C बराबर, यह समीकरण में क्या बचा होगा, FP अपान B डैश F। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। BC, जो ये BC लिखा हुआ है, इस BC की वैल्यू हम पूरे PB लंबाई में से अगर PC काट के निकाल दें तो यही इतना बचेगा। ध्यान से समझिएगा, पूरी लंबाई PB में से अगर PC हम काट के निकाल दें तो यही इतना बचेगा। तो हम PB के स्थान पे लिख सकते हैं PB माइनस PC। ध्यान से देखिएगा, BC का पॉइंट लिखा गया है, पूरी लंबाई PB है, PB में से आपको P से C तक की दूरी काट के निकाल दिया गया, माइनस किया गया, तो ये इतना आपका बचा रहेगा। ठीक, वही सेम वर्क यहाँ पे आइए। B डैश C देखिए ध्यान से, PB माइनस PC हो गया। अब B डैश C को चेंज कर रहे हैं, B डैश C ये दूरी है, इसकी पूरी लंबाई है P से C। ठीक, तो PC माइनस क्या घटाएंगे इसमें से, B डैश P, यही इतना काट के निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा B डैश P बराबर। आपकी बार ध्यान दीजिएगा, FP फोकस दूरी होती है, इसको चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं FP अपान B डैश F को ध्यान से देखिए, ये है B डैश F, तो इसकी पूरी लंबाई है B डैश P, और B डैश P में से अगर यही FP माइनस कर दिया जाए तो बीच वाली दूरी आपकी बच जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे B डैश P माइनस FP।
ये आपका परिवर्तन हुआ। अगला स्टेप आपका शुरू होगा चिन्हों का नियम। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए चिन्हों का नियम। चिन्हों के नियम में ध्यान दीजिएगा, पीबी, अगला है पीसी, फिर है बी डैश पी और फिर है एफ पी। इनके बारे में जानते हैं ये है क्या चीज। ठीक है भाई, यहाँ देखिए पीबी, पी से बी पर यहाँ क्या रखी हुई थी, वस्तु, तो वस्तु को यू से दिखाते हैं। ठीक, पीसी, ये सी आपका क्या था, पी से सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी से दिखा गया है, और वक्रता त्रिज्या जो केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या एफ बराबर r/2 फोकस दूरी से है। यहाँ से r का मान निकालते हैं तो एफ बराबर r बराबर क्या आ जाएगा 2f। ठीक, वही आपका सी के स्थान पे लिखा जाएगा 2f। फिर आगे है बी डैश पी, बी डैश पी ये दूरी है। यहाँ पे क्या बना हुआ था, प्रतिबिंब, क्या बना था, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, घी से। अगला है एफ पी, ये आपका फोकस है जिसे एफ से दिखाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। अवतल दर्पण के लिए चिन्हों का नियम ये बताया गया है कि यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके लिए माइनस ही रखा जाता है। ठीक, फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी को माइनस में रखा जाता है और उत्तल दर्पण में प्लस में रखा जाता है। प्रतिबिंब भी जो आया है इसकी वैल्यू कैसे हम माइनस में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको अभी तत्काल कर दे रहे हैं। अगर एफ ये माइनस में है तो ये वाला एफ माइनस में होगा। ठीक, अब भी की बात करते हैं, भी कहां कहां प्लस में होता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो भी का मान माइनस में रखा जाता है। और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी ध्रुव से पीछे आ जाए, तो यहाँ पर भी का मान क्या रखा जाता है, प्लस, और वो काम उत्तल दर्पण में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फिगर आप इधर बनाए हो वो इधर बनता है। ठीक, तो प्रतिबिंब भी उसका यही बनता होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सभी दूरियां माइनस में रखी गई हैं। अब हम चलते हैं एक एक वैल्यू को उठा करके इस समीकरण में लगाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आया है पीवी, तो पीवी का मान आपका माइनस यू है। फिर यहाँ चिन्ह माइनस का लगा है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर माइनस पीसी है तो पीसी के स्थान पे -2f आया हुआ है अपान, यहाँ पे देखिए फिर पीसी है तो -2f, फिर चिन्ह का माइनस लगाइए। बी डैश पी के स्थान पे माइनस भी लगा दीजिए, बराबर एफ पी आपका फोकस है, उसको ऐसे लिख लो। बी डैश पी ये आपका प्रतिबिंब है, माइनस में है, फिर माइनस एफ पी, फिर माइनस लगा दीजिए। ये मान रखा गया। ठीक, यही सभी वैल्यू जहां पे जैसे जैसे कह रहा है वही हिसाब से आप रखते चले जाइए। आगे का काम क्या है, पहले हम चिन्हों का गुणा कराते हैं। सबको पता होगा माइनस माइनस चिन्ह का गुणा प्लस होता है। ठीक है, तो इसके लिए, या अगर नहीं भी पता है तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हम यहीं पे इंडिकेट कर दे रहे हैं। प्लस और प्लस दोनों का गुणा क्या होता है, प्लस में होता है। माइनस और माइनस दोनों का गुणा प्लस होता है। अगर एक पॉइंट प्लस में है एक माइनस में है तो भी माइनस हो जाएगा, अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। यही नियम है इसका। तो हम देखते हैं, माइनस यू अकेला है, इसे ऐसे लिख लो, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 2f लिखेंगे अपान, यहाँ पे -2f आया है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी होगा। माइनस f को ऐसे लिख लीजिए, माइनस भी को लिख लीजिए, फिर माइनस माइनस, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। ठीक, केवल चिन्ह का गुणा हुआ। अब इन सब का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, इसका गुणा इसमें पूरे में जाएगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों में होना है। ठीक, ऐसे करते कैसे हैं ध्यान से देखिए। -f और -2f का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह आएगा यहाँ पे 2f², क्योंकि बीजगणित में जो होता है बेटा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो f का गुणा जब कराएंगे तो घात 2 हो जाएगी, क्योंकि सिंगल घात यहाँ पे है, सिंगल घात यहाँ पे है, दोनों घातें जुड़ करके 2 बना देंगे। फिर माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, f और v का गुणा
एफ भी हुआ, एक लाइन कंप्लीट हो गई। यह पक्ष में आते हैं, माइनस भी और माइनस यू का गुणा यू भी हो जाएगा, माइनस भी और 2f का गुणा 2f भी, फिर f और u का गुणा माइनस एफ यू, f और 2f का गुणा 2f स्क्वायर, इतना होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, यहां पे इस वैल्यू को उठा करके पक्षांतर कर दीजिए, यानी इसी की दिशा में सबको ट्रांसफर कर दीजिए। पहले आगे वाला लिख लेते हैं, u भी माइनस 2f भी माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये जो बराबर की यह साइड में है लेफ्ट हैंड पे, उसको राइट हैंड पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस में चले जाएंगे और जो माइनस में दिया है वो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों सजातीय हैं, विपरीत साइन के हैं, कट जाएंगे। u भी अकेला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। 2f में से एक f भी घटा दीजिए, f भी आ गया, एफ यू आपका अकेला है, बराबर 0। ठीक, यहां पर जो समीकरण बना हुआ है इस लिख देना पूरे समीकरण में u भी f से भाग करने पर तो आपका आएगा u भी अपान u भी f माइनस f भी अपान u भी f माइनस एफ यू अपान u भी f इक्वल टू 0। u भी से u भी कट गया, यहाँ पे 1 अपान f बचा है, माइनस f भी से f भी कट गया, 1 अपान u बचा, एफ यू से एफ यू कट गया तो 1 अपान v बचा, बराबर 0 आया। जो पॉइंट आपको माइनस में दिखाई दे रहा है उसको उठा करके राइट हैंड पे ट्रांसफर कर दीजिए। 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान v। ये आपका पूरा निगमन तैयार हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ में जरूर आया होगा।